हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास है हमारी साइकोलॉजी पे आधारित और ये क्लास रहेगी रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड और सीटेट और DSSB के जो अभी स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है। तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा सपोर्ट रहा तो मैंने जितने नोट्स बना रखे हैं ना वो मैं आपको सभी रिवाइज करवा दूँगी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ लास्ट तक और अच्छे से सपोर्ट करना ताकि आपको पूरा सिलेबस फ्री में मिल सके। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है। सबसे पहले अधिगम का हम अर्थ समझ लेते हैं। रुको, मैं पेन ले लेती हूँ। सबसे पहले हम अधिगम का अर्थ समझते हैं। अधिगम होता क्या है? तो अधिगम होता है कि जो कोई भी बच्चा हो, कोई भी मनुष्य हो, वो जो कुछ भी सीखता है ना तो वो अधिगम कहलाता है, यानी कि लर्निंग, अधिगम। तो सबसे पहले हम अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले होता है कि अधिगम सतत होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू होता रहना चाहिए। तो ये अधिगम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अधिगम सतत होता है ना तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए ये सातत्य नियम का पालन करता है। फिर है अधिगम वातावरण से प्रभावित होना चाहिए, यानी होता है अधिगम है ना वो हम कुछ तो होते हैं कि हम आनुवंशिक तौर पे कुछ सीखते हैं और कुछ होते हैं कि हम सामाजिक स्तर पे हो गया, सांस्कृतिक स्तर पे हो गया, राजनीतिक ऐसे सीखते हैं, तो वो हो गए वातावरण जनित अधिगम। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से प्रभावित। ये जो अधिगम है वो व्यक्तिगत सभी व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग क्षमताएं होती है, उनके आधार पर अधिगम है ना जो व्यक्तियों की विभिन्नताओं से प्रभावित होता है। जैसे कुछ तो हो गया आनुवांशिक तौर पर व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उनकी सीखने की क्षमता, रुचि अलग अलग होती है, और वैसे वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर दो दो फैक्ट हो गए, जैसे एक तो आनुवांशिक तौर पे प्रभावित कर सकता है और दूसरा वातावरण जनित हो गया। फिर अधिगम की दर अलग अलग होती है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य अलग अलग दर से सीखता है। किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है, इसलिए अधिगम की दर अलग अलग होती है। और आनुवांशिक भिन्नता से प्रभावित होता है, यह बताई दिया मैंने। फिर अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है, यानी कि अधिगम का सभी पहलुओं पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, और सभी जीवों से पड़ता है, और हम सभी जीवों से भी सीख सकते हैं और सभी प्राकृतिक नियमों से भी सीख सकते हैं। यानी कि अधिगम क्या होता है? अधिगम एक सार्वभौमिक पहलू है जिसके आधार पर हमारे सभी पहलुओं जैसे संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक सभी पहलुओं पर इफेक्ट पड़ता है अधिगम का। ओके, तो सभी मनुष्य, सभी जीव हो गए, मनुष्य जाति हो गई, पशु पक्षी हो गए, इनसे ये सभी अधिगम करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। फिर है अधिगम सामाजिक वातावरण की उपज, अर्थात जैसा सामाजिक वातावरण होगा बालक वैसा ही सीखता है। यानी हमारा जो आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें जैसी प्रक्रियाएं चल रही है ना तो उसका इफेक्ट बालक पे पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि अगर बालक के आसपास पढ़ने वाले बैठे हों तो उसका मन करेगा कि मैं भी किताब खोलूँ और मैं भी पढ़ने लग जाऊँ। अगर बच्चे के पास खेलने वाले हैं, बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, तो उसका मन यही करेगा कि मैं भी उनके साथ खेल लूँ। यानी कि जो सामाजिक वातावरण होता है उसका बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चा वैसा ही बन जाता है जैसा सामाजिक वातावरण होता है। फिर जो अधिगम है, अधिगम का उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है, यानी जो जो भी हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है। ओके, फिर औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है। जैसे ये अधिगम है ये औपचारिक रूप से भी होता है और अनौपचारिक रूप से भी होता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर देख लेते हैं। जो औपचारिक है ये औपचारिक तो हो गया, जैसे हमने कुछ स्कूल में सीखा, किताबों से सीखा, वो तो हो गया औपचारिक। और अनौपचारिक में आता ये है कि
जो हम अपने सामाजिक वातावरण से सीखते हैं, अपने पर्यावरण से सीखते हैं, जो खेल की गतिविधियों से सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, घर की बातों से सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं, वो अनौपचारिक रूप हो गया। यानी औपचारिक में तो हम कुछ नियम लागू करके सिखाते हैं बच्चों को, और अनौपचारिक में सिखाते हैं। अनौपचारिक में बच्चा खुद अपने इन्वायरमेंट की सहायता से सीखता है, वो हो गया अनौपचारिक। और अधिगम है, अधिगम एक व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी हो सकता है। अधिगम बच्चा अकेले भी कर सकता है और सामूहिक रूप से भी कर सकता है। और अधिगम समस्या समाधान की एक प्रवृत्ति है, यानी कि अधिगम के द्वारा समस्या समाधान कर सकते हैं। और अधिगम एक अंतः क्रिया है। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, दो प्रकार के अधिगम होते हैं। एक तो अंतः क्रिया के दौरान हो गया, और एक हो गया बाह्य क्रिया के दौरान। यानी अंतः क्रिया के दौरान अधिगम करता, अधिगम विषय वस्तु के मध्य होता है, वो हो गया अधिगम अंतः क्रिया। फिर अधिगम एक संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। यानी अधिगम के द्वारा मतलब अधिगम सीखते हैं हम, तो थोड़ा ध्यान भटक गया भाई, सॉरी। अधिगम है, अधिगम एक संप्रेषण है, यानी कि हम संप्रेषण के दौरान भी अधिगम कर सकते हैं। और अधिगम एक सकारात्मक व नकारात्मक, लेकिन अधिगम की प्रवृत्ति हमेशा सकारात्मक होती है। यानी अधिगम सकारात्मक तौर पर भी हो सकता है, नकारात्मक पर भी हो सकता है, लेकिन अधिगम तभी माना जाएगा जो वह सकारात्मक तौर पे हो रहा हो, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा हो। ओके, फिर नेक्स्ट है पूर्व नियोजित। अधिगम पूर्व नियोजित होता है, यानी कि पहले से इसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अधिगम एक मानसिक क्रिया है, यानी कि मस्तिष्क में इसके संज्ञानात्मक स्तर को इफेक्ट करता है। और अधिगम का मूल्यांकन संभव है, यानी कि क्या कुछ सीखा है इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। फिर ये कुछ अधिगम की परिभाषाएं हैं, जैसे पहले दिया गिलफोर्ड ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण व्यवहारगत परिवर्तन है। गिलफोर्ड ने बताया कि अधिगम क्या है, व्यवहार के कारण व्यवहारगत परिवर्तन है। फिर गेट्स ने बताया अनुभव व प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, ये याद कर लो बस। ये याद हो गई तो आप परिभाषा अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे गिलफोर्ड ने व्यवहार में व्यवहारगत परिवर्तन बताया, गेट्स ने प्रशिक्षण बताया, और हिलगार्ड ने विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य विस्थापन, हिलगार्ड ने विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बताया। वुडवर्थ ने नवीन विषय वस्तु को जानना या नवीन अर्थ को ग्रहण करना बताया। यानी वुडवर्थ बताते हैं कि जो नवीन विषय वस्तु है उसको जानने और उसका अर्थ ग्रहण करें, तो वो हो गया वुडवर्थ। ओके, फिर स्किनर ने बताया उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया ही अधिगम है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अनुकूलित अनुक्रिया का चयन करना है, उसे उचित उद्दीपक से जोड़ना, ये थॉर्नडाइक ने बताया। पावलोव ने अनुबंधित अनुक्रिया दी, अनुबंधित अनुक्रिया को ही अधिगम बताया। और किम्बले है, उन्होंने पुनर्बलन एवं अभ्यास के कारण व्यवहार की क्षमता में परिवर्तन बताया। किम्बले ने पुनर्बलन एवं अभ्यास को बताया। और करो के अनुसार जो आदत, तथ्य, रुचि एवं अभिवृत्ति के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है, वो करो ने बताया। जो मर्फी उन्होंने बताया कि अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन अर्जित करना ही अधिगम है। ओके, तो ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं जो आप याद कर लेना। देखो गिलफोर्ड में तो ये वर्ड याद कर लो, व्यवहार से व्यवहारगत परिवर्तन। गेट्स प्रशिक्षण बताता है, हिलगार्ड विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य बताता है, वुडवर्थ नवीन विषय वस्तु बताता है, स्किनर उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन बताता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक उद्दीपक से जोड़ना बताता है, पावलोव अनुबंधित अनुक्रिया बताता है, और किम्बले है वो पुनर्बलन एवं अभ्यास के कारण बताता है, और करो वो आदत, हैबिट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड बताता है, और मर्फी बताता है अनुभव में व्यवहारिक दृष्टिकोण परिमार्जन अर्जित। ओके, तो ये आज हमने पढ़ा है अधिगम की विशेषताएं और अधिगम की परिभाषाएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना कैसा लगा, अच्छा बुरा कैसा भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं नेक्स्ट आपको ये जो अधिगम के वर्ग प्रकार हैं, फिर संज्ञान हो गया, फिर हम पढ़ेंगे क्रियात्मक, भावात्मक, अधिगम के सिद्धांत, ये सब पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मैं आगे का पोर्शन भी करवा दूँगी। ओके, धन्यवाद।